हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट, जो कि सब्जेक्ट है हमारा क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। एक ही वीडियो में चारों यूनिट आपके लिए हम लेके आए हैं। आप सभी की बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर वन शॉट वीडियो अपलोड करिए इस सब्जेक्ट के, तो आपके लिए हम लेके आ गए हैं वन शॉट वीडियो ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले आता है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी जो है एबिलिटी होती है थिंक करने की। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक, क्या करने की? इमेजिनेटिवली और जनरेट करने की न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस। नए नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस को सोचने की एबिलिटी। ये जो है इट इज अबाउट कंसीविंग समथिंग ओरिजिनल। ये जो है कुछ न्यू ओरिजिनल करने की एबिलिटी होती है, चाहे नया सॉल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का, या यूनिक पीस ऑफ आर्ट हो, या ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज हो। इसी चीज को क्रिएटिविटी कहा जाता है। क्रिएटिविटी जो है एबिलिटी होती है जनरेट करने की ओरिजिनल, इमेजिनेटिव और वैल्यूएबल आइडियाज और सॉल्यूशंस। इसी चीज को क्रिएटिविटी कहते हैं। और इसमें इन्वॉल्व होती है थिंकिंग बियॉन्ड कन्वेंशनल बाउंड्रीज, जैसे कि एक्सप्लोर करना नई पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन करना एग्जिस्टिंग नॉलेज को इन इनोवेटिव वे में। यही होता है हमारा क्रिएटिविटी। अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आता है हमारा ओरिजिनलिटी, कि मतलब एबिलिटी होनी चाहिए जनरेट करने की नोवेल, मतलब न्यू और यूनिक आइडिया। आपका जो आइडिया हो वह न्यू हो और यूनिक हो। इमेजिनेशन यूज करा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, किस लिए? टू एनविजन पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड एग्जिस्टिंग फ्रेम, जो हमारी पॉसिबिलिटीज है उनको फाइंड आउट करने की। इमेजिनेशन कि आप किस तरीके से उसको सोच सकते हैं, किस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी, डीप डिजायर टू एक्सप्लोर, लर्न एंड आस्क क्वेश्चन। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारे सॉल्यूशन है किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, ये चीज़। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अल्टरनेटिंग अप्रोचेस टू फाइंड न्यू सॉल्यूशन। अडेप्ट करना आना चाहिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अल्टरिंग अप्रोचेस, जिससे कि नए सॉल्यूशंस मिल सके। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक्सप्लोर करना मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रेदर देन कवरिंग ए सिंगल सॉल्यूशन। मतलब कि सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन से आपको जो है संतुष्ट नहीं होना, एक्सप्लोर करना मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं, हम किस चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस होनी चाहिए टू एक्सप्लोर अनटेस्टेड आइडियाज और कन्वेंशनल पाथ क्यों, कि मतलब आपने जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, कि आपने जो चीज़ अभी तक टेस्ट नहीं करी है, टेस्ट नहीं करे आइडिया जो, और अनकन्वेंशनल पाथ है उनको भी एक्सप्लोर करने की। एक्सप्रेसिवनेस, कम्युनिकेट होना चाहिए थॉट्स, फीलिंग एंड कॉन्सेप्ट इन आर्टिस्टिक और इनोवेटिव वे में। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ क्रिएटिविटी हैं हमारे, जैसे कि एजुकेशन एनकरेज करता है इनोवेटिव टीचिंग मेथड और लर्निंग स्टाइल को। एजुकेशन में जैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह हुए, ये सब क्रिएटिविटी का ही है। आर्ट एंड डिजाइन ड्राइव्स करता है कल्चर एंड आर्टिस्टिक एनरिचमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है पावर, ब्रेक थ्रू और डिस्कवरी, अलग अलग तरीके की डिस्कवरी होना, ये सभी जो है हमारे क्रिएटिविटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। एवरीडे लाइफ एनहेंस करता है डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंसी को। अब हम जानते हैं इनोवेशन क्या होता है। इनोवेशन जो है रेफर्स होता है प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटेशन का किस चीज़ का, जो क्रिएटिव आइडिया हमने क्रिएटिविटी में सोचा उस चीज़ को इनोवेशन जो है प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्रिएटिविटी में सिर्फ जो है आइडिया जनरेट होता है, और इनोवेशन में वो आइडिया प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है। इट इज़ द एजुकेशन स्टेज, ये एजुकेशन स्टेज होता है जहाँ पे क्रिएटिविटी जो है ट्रांसलेट होती है रियलिटी में, क्रिएट करती है समथिंग यूजफुल और इम्पैक्टफुल। जैसे कि इनोवेशन के टाइप्स होते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन,
बिजनेस मॉडल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सोशल इनोवेशन। अब इन सभी के बारे में एक बार हम जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ इनोवेशंस के बारे में भी। इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन में जो है इंट्रोड्यूस करा जाता है न्यू प्रोडक्ट को और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जैसे कि स्मार्टफोन हो गए, ये रिप्लेस करते हैं अपने से पुराने स्मार्टफोनों को या ट्रेडिशनल फ़ोन्स को, इस तरीके से। प्रोसेस इनोवेशन में जो है इम्प्रूव करा जाता है प्रोडक्शन और डिलीवरी मेथड को, जैसे कि ऑटोमेशन होना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, डेवलप करना न्यू वेज ऑफ डिलीवरी वैल्यू टू कस्टमर, जैसे कि अलग तरीके से जो है कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई, इस तरीके से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एडवांसमेंट होना टूल्स और सिस्टम में, डेवलपमेंट होना जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज वगैरह का, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में आता है। सोशल इनोवेशन, क्रिएट करना सॉल्यूशन किसी भी सोशल चैलेंज है इसका, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह, ये सभी चीज़। अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन क्या क्या है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन है प्रैक्टिकलिटी, ट्रांसफॉर्म कर देता है आइडिया को फंक्शनल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। इनोवेशन जो है, जो आइडिया होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। वैल्यू क्रिएशन, ये एनहेंस कर देता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और सेटिस्फेक्शन फॉर यूजर और स्टेक होल्डर। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, फोकस होता है एड्रेस करने पे स्पेसिफिक चैलेंजेस और अनमेट नीड्स को। सिस्टमेटिक अप्रोच, फॉलो करता है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, किस लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और स्केलिंग। साथ ही साथ फोकस होता है ऑन रिजल्ट, प्रोड्यूस करता है टेंजेबल आउटकम, एक सच न्यू प्रोडक्ट जैसे कि न्यू सर्विस और प्रोसेस। इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन क्या क्या होती है हमारी। इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये जो है फ्यूल्स करता है इंडस्ट्रीज को, क्रिएट करने में जॉब्स, ड्राइव करने में जीडीपी ग्रोथ को, लीड करता है टू द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं इसके क्या क्या, जैसे कि एनेबल करता है बिजनेस को कि हमेशा वो कंपटीशन में आगे रहे, बिल्ड करता है ब्रांड रेपुटेशन और कस्टमर लॉयल्टी। इनोवेशन होती रहेगी तो आपके पास वो प्रोडक्ट होगा जो किसी के पास भी नहीं होगा, तो उससे जो है आप जो है कंपटीशन में आगे रहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एड्रेस करता है कॉम्प्लेक्स ग्लोबल और लोकल चैलेंजेस को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन हो गए या मेडिकल एडवांसमेंट हो गए। इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, एनहेंस करता है लिविंग स्टैंडर्ड, कैसे, बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज के से। अब हम जानते हैं डिफरेंस क्या होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन में, इन दोनों में। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, क्रिएटिविटी जो है एबिलिटी होती है जनरेट करने की ओरिजिनल और नोवेल आइडिया को, और इनोवेशन होता है प्रोसेस ट्रांसफॉर्म करने का क्रिएटिव आइडिया को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। मतलब जो चीज़ हमने क्रिएटिविटी में सोची वो चीज़ हमारी इनोवेशन में प्रैक्टिकल हो जाएगी। फोकस होता है क्रिएटिविटी का इमेजिनेशन और आइडिएशन, और इनोवेशन का फोकस होता है एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। टाइम फ्रेम होता है क्रिएटिविटी का ऑफ्टन इमीडिएट, कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत हो जाता है, और इनोवेशन जो है टाइम लेता है डेवलप होने में, टेस्ट होने में और एग्जीक्यूशन फेज में। डिपेंडेंसी होती है क्रिएटिविटी की, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, और इनोवेशन जो है डिपेंड करता है क्रिएटिविटी पे, किस लिए, जनरेट करने के लिए आइडियाज टू एक्ट अपॉन, जिन पे वो काम कर सके। बिजनेस मॉडल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन क्या होता है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन में इन्वॉल्व होता है चेंजिंग द फंडामेंटल वे ए कंपनी क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू। ये जो है चेंज होता है, इन्वॉल्व होता है ऐसा चेंजिंग फंडामेंटल वे में किसी भी कंपनी के क्रिएट करने के, डिलीवर करने में और कैप्चर करने के वैल्यू को। ये बियॉन्ड होता है, गोस बियॉन्ड प्रोडक्ट और सर्विस इंप्रूवमेंट। टारगेट होता है एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस मॉडल इनोवेशन होता है पूरे एंटायर बिजनेस के जो है स्ट्रक्चर का जो है इनोवेशन होता है एक तरीके से। की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन में होता है वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या यूनिक जो है आप दे रहे हैं, कंपनी जो है ऑफर क्या कर रही है कस्टमर को अपने को, क्या यूनिक चीज़ है। रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, किस तरीके से कंपनी जो है जनरेट करती है इनकम, सब्सक्रिप्शन वैसे या वन टाइम सेल है, किस तरीके का।
कस्टमर सेगमेंटेशन, आपके टारगेट कौन से हैं कस्टमर, ये आपको बताना है। जैसे चैनल्स क्या हैं, हाउ डज द कंपनी डिलीवर वैल्यू ऑफ इट्स कस्टमर, किस तरीके से कंपनी जो है डिलीवर करती है वैल्यू अपने कस्टमर को, ऑनलाइन के या रिटेल के थ्रू। या कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, की कॉस्ट इन्वॉल्व क्या है, डिलीवरी वैल्यू क्या है, ये सभी चीज़ आती है हमारी इसमें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन में आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव, कैन डिस्टर्ब एंटायर इंडस्ट्री, ये जो है डिस्टर्ब कर सकता है पूरी एंटायर इंडस्ट्री को। कस्टमर फोकस बेस्ड होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड और प्रेफरेंस, कस्टमर की क्या नीड है क्या प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे ये डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। रेवेन्यू ड्रिवन, इसका एम होता है क्रिएट करना एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम, साथ ही साथ रिस्की रिक्वायर होती है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपेरिमेंटेशन की। अब जानते हैं सर्विस इनोवेशन क्या होता है हमारा। सर्विस इनोवेशन जो है फोकस होता है इसका इम्प्रूव करने में और क्रिएट करने में न्यू सर्विसेज, जिससे कि एनहेंस हो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी और मार्केट कंपटीशन। सर्विस इनोवेशन का यही फोकस होता है कि किस तरीके से क्रिएट करें नए नए सर्विस, एनहेंस करें जो हमारी कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है इस चीज़ को। की एस्पेक्ट ऑफ सर्विस इनोवेशन है हमारे सर्विस डिजाइन, एनहेंस करता है किस तरीके से सर्विस जो है स्ट्रक्चर्ड है और प्रेजेंट है। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है इंटरेक्शन टच पॉइंट, जिससे कि इंश्योर हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूज करता है टूल्स का, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी और ब्लॉकचेन का, डिलीवर करने के लिए स्मार्टर, फास्टर और मोर इफिशिएंट सर्विसेज को। पर्सनलाइजेशन ऑफर करता है टेलर्ड सर्विसेज, किस लिए, टू इंडिविजुअल कस्टमर और सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग कस्टमर और अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर के लिए। अब जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इनोवेशन क्या क्या है हमारी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इनोवेशन है कस्टमर सेंट्रिक, एड्रेस करता है स्पेसिफिक कस्टमर पेन पॉइंट और डिजायर, जो चीज़ कस्टमर चाहता है उस चीज़ को ये एड्रेस करता है, वो चीज़ प्रोवाइड कराता है। एक्सपीरियंस फोकस्ड, ऑफ्टन टाइड टू इम्प्रूव कन्वीनियंस और एंगेजमेंट। टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, मैनी इनोवेशंस जो है लेवरेज एडवांसमेंट, जैसे कि ऑटोमेशन एंड एआई, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होना, किस तरीके से कस्टमर को और ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मिल सके और जो कस्टमर के डिजायर है वो हम किस तरीके से फुल कर सके, ये सभी जो है इसके मेन फोकस एरिया होते हैं। इसके लेवल होता है आप जो है उसको अडेप्ट कर सकते हैं सर्व लार्ज और मोर डाइवर्स मार्केट पे, ये चीज़। अब जानते हैं डिजाइन लेड इनोवेशन क्या होता है। डिजाइन लेड इनोवेशन जो है एम्फेसाइज करता है यूज ऑफ डिजाइन थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस और सिस्टम। इसका फोकस होता है एम्पैथी, यूजर सेंट्रिसिटी और क्रिएटिविटी पे, जिससे कि सॉल्व करा जा सके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को और डिलीवर कर सके सॉल्यूशन। की प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन लेड इनोवेशन में आता है हमारा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, प्लेस करता है नीड, डिजायर और एक्सपीरियंस ऑफ यूजर एट द कोर ऑफ द इनोवेशन प्रोसेस। जो इनोवेशन प्रोसेस का कोर होता है उसमें जो है ये जो है क्या प्लेस करता है, नीड, डिजायर और एक्सपीरियंस ऑफ यूजर, ये चीज़। एम्पैथी समझना यूजर कंटेक्स्ट, यूजर के बारे में, उसके इमोशन, पेन पॉइंट क्या है, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि यूजर किस चीज़ को चाहता है, क्या प्रोडक्ट चाहता है या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या कमी है, ये सभी चीज़। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन ब्रिंग करता है एक साथ डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, डिफरेंट डिजाइन फ्रॉम डिजाइन, इंजीनियरिंग, बिजनेस और अदर फील्ड्स। वैल्यू विजुअल थिंकिंग यूज करता है स्केचेस का, मॉडल्स का और अदर विजुअल का एक्सप्लोर करने के लिए कम्युनिकेट आइडियाज़ को। क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे डिजाइन लेड इनोवेशन प्रोसेस के। नंबर 1 आता है हमारा एम्फेसाइज, अंडरस्टैंड समझना है यूजर को, किसके थ्रू, रिसर्च, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू यूजर को समझना। नेक्स्ट स्टेप होता है डिफाइन, आइडेंटिफाई करना कोर प्रॉब्लम क्या है यूजर की और अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन इंसाइट कहता है, अपॉर्चुनिटी क्या है जो हमने इंसाइट ली उसके बेसिस पे भी कि किस तरीके का हम जो है आइडिया जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है आइडिएशन, ब्रेन स्टॉर्म करना, क्रिएटिव सॉल्यूशन एड्रेस करने के लिए डिफाइंड प्रॉब्लम, जो हमने डिफाइन करी प्रॉब्लम की यूजर की प्रॉब्लम है और यहाँ पे
गैप है, प्रोडक्ट गैप, मार्केट में इसका सॉल्यूशन नहीं है, हमें ये क्रिएट करना चाहिए, तो उसके लिए आइडिया जनरेट करना। फिर जो आइडिया जनरेट हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोटाइप बनाना, उसका एक प्रोटोटाइप बनाना, किस तरीके से वो काम कर रहा है, फिर उसके बाद टेस्ट करना, उसको फीडबैक लेना और उसमें इम्प्रूवमेंट करना। ये हमारे स्टेप होते हैं डिजाइन लेड इनोवेशन प्रोसेस के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन लेड इनोवेशन में आता है यूजर फोकस्ड एंड इंक्लूसिव। ये जो है इनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क टेकिंग। साथ ही साथ 6 होता है टू क्रिएट फंक्शनल और एस्थेटिकल प्रेजिंग सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए कस्टमर की प्रॉब्लम के। इम्प्रोवाइजेशन जो है एबिलिटी होती है अडेप्ट करने की और रिस्पॉन्ड करने की क्रिएटिवली इन रियल टाइम जो है अडेप्ट करना और रेस्पॉन्ड करना क्रिएटिवली अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को। ये जो है रिलाई करती है उन स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी और क्विक थिंकिंग पे, जो एड्रेस करती है सिचुएशन को जहाँ पे प्री डिफाइंड सॉल्यूशन नहीं होते। जैसे कि की प्रिंसिपल ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है हमारे एडेप्टेबिलिटी, एनवरेंसिंग अनसर्टेनिटीज, कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो मेकिंग डिसीजन ऑन द फ्लाई, तुरंत डिसीजन लेना कोई भी प्रॉब्लम है जिनके जो है पहले से फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है। क्रिएटिविटी अंडर कंस्ट्रेंट, फाइंड करना इनोवेटिव सॉल्यूशन विद लिमिटेड रिसोर्स और टाइम। लिमिटेड रिसोर्स और टाइम के साथ क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। कोलैबोरेशन, रिलाई करना टीम वर्क पे, को क्रिएट सॉल्यूशंस पे। रिसाइलेंस, स्टे कंपोस्ट और रिसोर्सफुल अंडर प्रेशर, मतलब कि आप पे प्रेशर है फिर भी आप जो है अपना काम सही से कर पाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन क्या क्या है हमारे, इसी में आता है नेक्स्ट अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। स्पॉन्टेनियस, अगर होता है बिना किसी एक्सटेंसिव प्लानिंग और प्रिपरेशन के, तुरंत से सडनली होना और उस चीज़ का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। डायनामिक, एडजस्ट करना टू चेंजिंग सर्कमस्टेंडिंग इन रियल टाइम, जो हमारे डायनामिक चेंज हुए उनके बेसिस पे चेंज करना रियल टाइम बेसिस पे। कोलैबोरेटिव, ऑफ्टन इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद अदर टू बिल्ड ऑन आइडियाज और सॉल्यूशन, औरों के साथ भी इंटरेक्शन करना बिल्ड करने के लिए आइडियाज और सॉल्यूशन को। इटरेटिव, फोकस होना कंटिन्यूस एडजस्टमेंट पे बेस्ड ऑन फीडबैक एंड आउटकम, जो आउटकम आ रहे हैं और फीडबैक जो आ रहे हैं उनके बेसिस पे एडजस्टमेंट करना। लार्ज फर्म वर्सेस स्टार्टअप इन इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन इन लार्ज फर्म होता है हमारा, लार्ज फर्म जो है एस्टेब्लिश होती है ऑर्गेनाइजेशन विद सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, साथ ही साथ स्टेबल कस्टमर बेस के साथ में और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में। ये जो इनोवेशन होती है, इनोवेशन एफर्ट्स होते हैं, ये फोकस्ड होते हैं सस्टेनिंग देयर मार्केट पोजीशन और स्केलिंग ऑपरेशन, किस तरीके से अपने मार्केट पोजीशन को सस्टेन करें और स्केल करें अपने ऑपरेशंस को। लार्ज फर्म इनोवेशन इनके बेसिस पे होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनोवेशन इन लार्ज फर्म के, जैसे कि रिसोर्सेज, एक्सेस टू सस्टेंशियल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकली ह्यूमन कैपिटल, एबिलिटी होती है इनकी इम्प्लीमेंट करने की इनोवेशन लार्ज स्केल पे, साथ ही साथ इनके पास रिसोर्स काफ़ी होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सभी चीज़ होती है इनके पास, स्केल कर सकते हैं। इनकी एबिलिटी होती है कि वो जो है इनोवेशन को जो है स्केल कर सकते हैं, तुरंत पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कर सके, क्योंकि इनके पास फंड की कमी नहीं होती है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, फोकस होता है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स पे टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, प्रोसेस और सर्विसेज, जिससे कि एनहेंस हो एफिशिएंसी और मेंटेन हो मार्केट शेयर। इनका जो है R&D डिपार्टमेंट भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो डेडिकेटेड टीम होती है और डिपार्टमेंट होता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जो उनका काम ही होता है रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। रिस्क एवर्सन, मोर कॉशन अप्रोच ड्यू टू हाई स्टेक एंड एस्टेब्लिश रेपुटेशन, ये जो है ज़्यादा रिस्की काम नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जो है रेपुटेशन की भी बात होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, अप्रूव होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होता है इनोवेशन प्रोजेक्ट में, स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल मिलते जाते हैं और वो इम्प्लीमेंट होता जाता है। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन। अब हम जानते हैं एडवांटेजेस क्या हैं हमारे इनोवेशन के। स्टेबिलिटी, इनोवेशन जो है एफर्ट जो है बैक्ड होते हैं बाय रिलायबल रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के। मार्केट रीच जो होती है इनकी इजी टू स्केल होता है
और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनोवेशन को ग्लोबली, क्योंकि ये लार्ज है, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तुरंत जो है अपने प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचा सकते हैं। कोलैबोरेशन पार्टनरशिप होती है विद यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ में फॉर एक्सटर्नल इनोवेशन। एक्सटर्नल इनोवेशन के साथ में पार्टनरशिप भी करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप के साथ में और एक्सटर्नल इनोवेशन के साथ में। अब हम जानते हैं चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे इनोवेशन इन लार्ज फर्म के। ब्यूरोक्रेसी मतलब स्लो होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है अलग अलग जने के से अप्रूवल होता है, तो इसलिए स्लो हो जाता है, तो ये चैलेंज हुआ। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज और लीडर जो है रेसिस्ट हो जाते हैं इनोवेशन को, मतलब अडेप्ट नहीं करना चाहते। जिस प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं या जो विंडो यूज कर रहे हैं कुछ भी चीज़, उसी के थ्रू रहना चाहते हैं, वो चेंज होना नहीं चाहते। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन, प्रेशर होता है डिलीवर करना कंसिस्टेंट रिटर्न में। स्टिफल रेडिकल इनोवेशन, ये जो है बड़े बड़े इनोवेशन को जो है नहीं होने देता है, छोटे छोटे टाइम का शॉर्ट टर्म गेन जो है। अब आता है हमारा इनोवेशन इन स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप जो है आर निम्बल्स, यंग कंपनीज होती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, सॉल्व करना होता है इनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और डिस्ट्रप्टिंग करना होता है एग्जिस्टिंग मार्केट को। इनोवेशन चाहे ऑफ्टन इनका जो है प्राइमरी ड्राइवर होता है ग्रोथ का और डिफरेंशिएशन का। एडवांटेजेस होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्यूअर ब्यूरोक्रेटिक हैंडल होते हैं, तो इनमें जो है ज़्यादा देर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है डिसीजन। फोकस होता है विजन पे, सिंगल माइंडेड होते हैं, फोकस होता है इनका किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें और अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करें। एक्सपेरिमेंटेशन, फ्रीडम होती है एक्सप्लोर करने की अनटेस्टेड आइडियाज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है हमारी स्टार्टअप इनोवेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी स्टार्टअप इनोवेशन की, एगिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, और साथ एडेप्ट एबिलिटी होती है पाइवेट रैपिडली। डिस्ट्रिप्टिव इनोवेशन होता है, फोकस होता है क्रिएट करने पे एंटायर न्यू मार्केट, नया ही मार्केट क्रिएट करने पे और रिवोल्यूशनाइज करने पे एग्जिस्टिंग वन को। रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है, ऑपरेट होता है लिमिटेड रिसोर्स के साथ में, जहाँ पे हमारे लार्ज फर्म के पास रिसोर्स बहुत थी, बट स्टार्टअप के पास जो है रिसोर्स नहीं होती है, इतनी नहीं फंड होता है। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क अचीविंग ब्रेक थ्रू सक्सेस, ये जो है रिस्क लेते हैं किस लिए, क्योंकि इन्हें सक्सेस लेने के लिए रिस्क लेना ही होगा। कस्टमर सेंट्रिक, क्लोजली टाइड होते हैं कस्टमर के फीडबैक से और मार्केट नीड क्या है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे, चैलेंजेस होते हैं रिसोर्स लिमिटेशंस, लैक ऑफ फंडिंग होती है, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस करा। एक्सपर्टाइज कैन हिंडर स्केलिंग एफर्ट, लैक ऑफ फंडिंग की वजह से जो है स्केल अप नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट वगैरह को आसानी से, ये दिक्कत आती है। हाई फेलियर रेट होता है, ज़्यादातर स्टार्टअप जो है फेल हो जाते हैं अनप्रूवन बिजनेस मॉडल्स की वजह से और मार्केट एक्सेप्टेंस इशू की वजह से। स्केलेबिलिटी, डिफिकल्टी होती है एक्सपेंड करने पे ऑपरेशन वाइल मेंटेनिंग इनोवेटिव पेस। ये थे हमारे चैलेंजेस ऑफ इनोवेशन, हमने डिस्कस करे। अब आता है हमारा को क्रिएशन क्या होता है। को क्रिएशन जो है रेफर्स होता है टू द कोलैबोरेटिव इनोवेशन प्रोसेस, जहाँ पे कंपनीज जो है इन्वॉल्व करती हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर और पार्टनर्स को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन। ये एम्फेसाइज करता है शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन बाय इंटीग्रेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, इंटीग्रेट करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, जैसे कि कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए और पार्टनर हो गए, किसी भी डेवलपमेंट में डेवलप करने के प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन को। अब इसके की फीचर्स होते हैं को क्रिएशन के हमारे, कस्टमर सेंट्रिक होता है, ये इन्वॉल्व करता है कस्टमर को इन आइडिएशन में, आइडिया जनरेट करने में, डेवलपमेंट करने में और इंश्योर करने में सॉल्यूशन अलाइन कर रहा है उनकी नीड के अकॉर्डिंग या नहीं। कस्टमर से कंटिन्यूस फीडबैक लेता है। इटरेटिव, एनकरेज करता है टू वे कम्युनिकेशन और एंगेजमेंट को। साथ ही साथ म्यूचुअल वैल्यू क्रिएशन होता है, सब बोथ ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस, दोनों का ही बेनिफिट होता है, चाहे वो हमारा स्टेक होल्डर हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। कोलैबोरेशन एट डिफरेंट स्टेज कैन अकर ड्यूरिंग आइडिएशन, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। तो ये थे हमारे की फीचर्स ऑफ को क्रिएशन।
अब हम जान लेते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे को क्रिएशन के। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव करता है। इन्वॉल्व होता है इसमें कस्टमर इंश्योर्स प्रोडक्ट अलाइन क्लोजली टू देयर नीड्स, कि मतलब जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट अलाइन करे और उसको सेटिस्फाई करे। फास्टर इनोवेशन, एक्सटर्नल इनपुट जो है एक्सलेट कर देता है आइडिएशन को और रिफाइनमेंट प्रोसेस को। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होता है, बिल्ड करता है ट्रस्ट और लॉयल्टी अमंग स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर है इनके बीच में जो है बिल्ड कर देता है ट्रस्ट और लॉयल्टी। अब जानते हैं हमारा ओपन इनोवेशन क्या होता है। ओपन इनोवेशन जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एक्सटर्नल आइडिया रिसोर्स का, किस लिए, ड्राइव करने के लिए इंटरनल इनोवेशन को, वाइल ऑल्सो शेयरिंग देयर ओन रिसोर्स विद एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स, अपनी रिसोर्स भी शेयर करना और दूसरों के आइडिया भी लेना, ये हमारे ओपन इनोवेशन होता है। ये ब्रेक्स करता है ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को। इन हाउस इनोवेशन जो अपने आप इनोवेशन करेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये उस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है। ये सबके साथ मिलता है, अपनी इनोवेशन भी शेयर करता है और दूसरों से भी लेता है। ये फॉस्टर करता है टू वे फ्लो ऑफ नॉलेज को, दोनों तरफ से फ्लो ऑफ नॉलेज होता है इसमें। अब क्या क्या की फीचर्स होते हैं हमारे ओपन इनोवेशन के, हम ये जान लेते हैं। नॉलेज एक्सचेंज होती है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है। आपने क्या इनोवेशन करा, हमारी इनोवेशन है, यहाँ तक हमारी इनोवेशन पहुंची, इस तरीके से। इसमें इन्वॉल्व होता है सोर्सेस आइडियाज फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटीज, कस्टमर, यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप, और शेयरिंग इंटरनल आइडियाज विद आउटसाइड वर्ल्ड। कोलैबोरेशन होता है बियॉन्ड कस्टमर, इंक्लूड होता है इसमें सप्लायर, रिसर्चर, कंपटीटर्स और इंडस्ट्री पार्टनर्स। एम्फेसाइज करता है इकोसिस्टम को, एनकरेज कर देता है इनोवेशन को अक्रॉस इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पार्टिसिपेंट्स में। मल्टीपल चैनल्स होते हैं, इन्वॉल्व होता है इसमें पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग, एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर्स। ये हमारे की फीचर्स ऑफ ओपन इनोवेशन थे। अब हम जान लेते हैं बेनिफिट्स क्या हैं हमारे ओपन इनोवेशन के। बेनिफिट्स में आता है एक्सेस मिलता है टू डाइवर्स आइडिया, ये जो है वाइडर पूल ऑफ क्रिएटिविटी और एक्सपर्टाइज में जो है हमें मिल जाता है, क्योंकि ओपन इनोवेशन होता है और के आइडिया भी हमें मिल जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिड्यूस कर देता है इंटरनल डेवलपमेंट कॉस्ट को, क्योंकि एक्सटर्नल नॉलेज का एक्सटर्नल जो हमारी डेवलपमेंट है उसको भी हम यूज करते हैं। इस वजह से ओपन इनोवेशन में एक्सेलरेट कर देता है डेवलपमेंट को, कोलैबोरेशन जो है हमारा स्पीड अप हो जाता है। प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इनोवेशंस टू मार्केट, जो इनोवेशंस हैं वो हमारे जो है जल्द से जल्द मार्केट में आए, जिससे कि हमें फ़ायदा मिले। अब डेवलपिंग एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी कैसा होता है, एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी जो है ये आउटलाइन कर देती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है लेवरेज करे इनोवेशन को अचीव करने की लॉन्ग टर्म गोल और रिमेन रहे कंपटीशन में, और एड्रेस करे मार्केट डिमांड जो आ रही है उसको फुलफिल कर सके। ये सर्व करती है एज ए रोड मैप, जो कि अलाइन करता है इनोवेशन को विद इनोवेशन एफर्ट को विद किसके साथ में, कंपनीज ओवरऑल विजन, सारे कंपनी के विजन के साथ में, रिसोर्सेज के साथ में और कैपेबिलिटीज के साथ में। अब क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं डेवलपिंग एन इनोवेशन स्ट्रेटेजी। स्टेप्स इन इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, डिफाइन करना आपका इनोवेशन गोल क्या है, आइडेंटिफाई करना पर्पस क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है आपका, और आपका इनोवेशन एफर्ट्स क्या है। ये इंश्योर करता है अलाइनमेंट ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी को। की कंसिडरेशन में आता है किस लिए आप इनोवेट करने हैं, डिफाइन करना आपका क्या फोकस है, ग्रोथ का क्या है, आपका एफिशिएंसी क्या रहेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे चाहते हैं आप, ये सभी चीज़। व्हाट टाइप ऑफ इनोवेशन, आप किस तरीके की इनोवेशन आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन है, प्रोसेस इनोवेशन है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन है या सर्विस इनोवेशन है। प्रोडक्ट इनोवेशन में न्यू और इम्प्रूव गुड और सर्विस इंट्रोड्यूस होता है। प्रोसेस इनोवेशन में एनहेंस होता है ऑपरेशन एफिशिएंसी। बिजनेस मॉडल इनोवेशन जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी को। और सर्विस इनोवेशन जो होता है इम्प्रूव कर देता है कस्टमर के एक्सपीरियंस को। कि आपका इनमें से किस तरीके का इनोवेशन है आपको बताना। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एनालाइज द करंट लैंडस्केप। एनालाइज करना करंट लैंडस्केप क्या है, क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है करंट, इस चीज़ को। एनालाइज द करंट लैंडस्केप,
समझना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, एक्सटर्नल मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। अब इसमें स्टेप्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होता है सबसे पहले, एवेल्यूएट करना करंट रिसोर्सेज को, कम्पिटिटिवनेस, कम्पिटेंसीज क्या हैं और कल्चर क्या है। इसके बाद आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ और गैप कहाँ है इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ में हमारा। उसके बाद आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। इसमें स्टडी करी जाती है मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कस्टमर की नीड क्या है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं। साथ ही साथ बेंचमार्क करा जाता है अगेंस्ट कॉम्पिटिटर्स और इंडस्ट्री लीडर। टूल्स क्या क्या यूज होते हैं हमारे इसमें, एनालाइज करंट लैंडस्केप में, SWOT एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, PESTLE एनालिसिस मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है, और पोर्टर्स 5 फोर्सेस के बेसिस पे फॉर कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स। होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन इनोवेशन प्रायोरिटीज एंड फोकस एरिया। इसमें डिफाइन करा जाता है प्रायोरिटीज क्या है और किस एरिया पे फोकस रहेगा। बेस्ड होता है ऑन एनालिसिस, आइडेंटिफाई द फोकस एरिया जो कि डिलीवर करे मोस्ट वैल्यूज। इसमें क्वेश्चंस जो आंसर होते हैं हमारे, शुड इनोवेशन टारगेट एग्जिस्टिंग मार्केट और एक्सप्लोर न्यू वन। क्या हमारा जो टारगेट इनोवेशन है वो नए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए है, जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, विल द फोकस बी ऑन इंक्रीमेंटल, हमारा जो है स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पे है या ट्रांसफॉर्मेटिव इनोवेशन है कि थोड़ा बहुत चेंज होगा या पूरा ही ट्रांसफॉर्म करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, व्हाट आर देयर स्पेसिफिक सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है, टेक्नोलॉजी से है, जियोग्राफिक्स है टू प्रायोरिटाइज, कुछ एरिया है क्या प्रायोरिटाइज के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं ड्यूरिंग डिफाइन इनोवेशन प्रायोरिटीज एंड फोकस एरिया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, एस्टेब्लिश कराया जाता है इनोवेशन प्रोसेस को, डिफाइन करा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर हाउ आइडिया आर जनरेटेड, किस तरीके से आइडिया जनरेटेड हुआ, एवेल्यूएट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें की फेसेस होते हैं जैसे कि आइडिया जनरेशन, इसमें यूज करा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, कस्टमर फीडबैक का गैदर करने के लिए आइडियाज़ को। आइडिया कैसे मिलेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, कस्टमर का फीडबैक से और इन सभी चीज़ों से। इसके बाद इनको स्क्रीनिंग और एवेल्यूएट करा जाता है, आइडिया आ गए अब इनमें से कौन सी यूजफुल है। एक्सेस करा जाता है आइडियाज़ फॉर फिजिबिलिटी, असाइनमेंट विद गोल और पोटेंशियल इम्पैक्ट के साथ में, कितने यूजफुल आइडियाज़ हैं उनको सेलेक्ट करा जाता है। इसके बाद प्रोटोटाइप करा जाता है एंड एक्सपेरिमेंटेशन, डेवलप करे जाते हैं प्रोटोटाइप, टेस्ट करे जाते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP और प्रोटोटाइप्स को, और स्केल करा जाता है, कॉमर्शियलाइज करा जाता है। इसके बाद में इम्प्लीमेंट करा जाता है, जो सक्सेसफुल हो जाते हैं हमारे टेस्टिंग में उनको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट स्टेप होता है मेजर एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। इसमें जो है मेजर करी जाती है और मॉनिटर करी जाती है प्रोग्रेस। एस्टेब्लिश करी जाती है मैट्रिक्स, एवेल्यूएट करने के लिए सक्सेस ऑफ योर इनोवेशन स्ट्रेटजी और अडेप्ट एज नीडेड। मैट्रिक्स जो ट्रैक करी जाती हैं, इसमें इनपुट मैट्रिक्स होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड कितना हुआ, नंबर ऑफ आइडिया कितने जनरेट हुए। आउटपुट मैट्रिक्स जो है ट्रैक करी जाती है, इसमें नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कितने हुए, पेटेंट कितने फाइल हुए हमारे, और प्रोसेस इंप्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेड क्या क्या हुआ। आउटकम मैट्रिक्स में जो है रेवेन्यू कितना हुआ नए प्रोडक्ट्स के, मार्केट शेयर क्या रहा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूवमेंट क्या रहा हमारा। इसके बाद आता है फीडबैक लूप, रेगुलर जो है रिव्यू करा जाता है रिजल्ट, जिससे कि रिफाइन करी जा सके स्ट्रैटेजी। जो हमारे फीडबैक आ रहे हैं उनको रेगुलर रिव्यू करा जाता है। यूज करा जाता है लेसन्स लर्न टू इम्प्रूव फ्यूचर इनोवेशन एफर्ट्स, जो हमारे फीडबैक वगैरह आ रहे हैं उनसे सीखा जाता है किस जगह हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उन चीज़ों को आगे के लिए ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है लेवरेज ओपन इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इंगेज करा जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ में, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिससे कि एक्सपेंड हो सके इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़। इसमें कोलैबोरेशन स्ट्रैटेजीज आती हैं, जैसे कि पार्टनर करा जाता है विद स्टार्टअप और कंपटीटर्स के साथ में फॉर जॉइंट वेंचर। क्राउड सोर्स आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि इनोवेटिव और ओपन चैलेंज हो गए, और शेयर नॉलेज करी जाती है रिसोर्स विद एकेडमिया और गवर्नमेंट एजेंसीज। इसमें जो है ओपन इनोवेशन होती है और दूसरों के आइडियाज़ भी यूज करे जाते हैं, अपनी नॉलेज भी शेयर करी जाती है इस तरीके से। अब इसमें हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है
बैलेंस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इनोवेशन, इसमें जो है बैलेंस करा जाता है। आपकी जो स्ट्रेटजी है शुड इंक्लूड ए मिक्स ऑफ इनिशिएटिव्स दैट डिलीवर इमीडिएट बेनिफिट और लॉन्ग टर्म। जो आपकी स्ट्रेटजी हो बैलेंस हो, जो आपको तुरंत भी फायदा दे और आगे के टाइम में भी फायदा दे। शॉर्ट टर्म भी हो, फोकस हो इंक्रीमेंटल इनोवेशन पे फॉर क्विक विन, और लॉन्ग टर्म हो इन्वेस्ट करें रेडिकल इनोवेशन पे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे, जिससे कि सस्टेन्ड ग्रोथ हो हमारी। सोर्सेस ऑफ इनोवेशन क्या क्या होती हैं? इनोवेशन जो है राइस होती है वेरियस सोर्सेस है जो कि ऑफर करते हैं यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट करने के लिए नई वैल्यूज, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम और मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिव एज, जिससे कि रिकॉग्नाइज होता है और लेवरेज होता है दीज सोर्सेज एज ए क्रिटिकल फॉर सस्टेन्ड इनोवेशन। इसमें जो है हमारे डिफरेंट सोर्सेस होती हैं। नंबर 1 आता है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्ट करती है R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, किस लिए? डिस्कवर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज, इंप्रूव करने के लिए प्रोसेस और डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव प्रोडक्ट्स को। एम्प्लॉयज़ जो है पर्टिकुलरली दूस आर ऑन फ्रंट लाइन, एम्प्लॉयज़ जो फ्रंट लाइन पे होते हैं ऑफ्टन आइडेंटिफाई इन एफिशिएंसीज और प्रपोज क्रिएटिव सॉल्यूशन। किस तरीके की हमें दिक्कत आ रही है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे फ्रंट लाइन वाले वो भी आइडिया दे सकते हैं। सोर्सेज होती हैं ये भी कि कहाँ पे किस जगह हमें दिक्कत आती है, उन चीज़ों में हम क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज एंड डेटा, इंटरनल डेटा, कस्टमर इंसाइट और प्रोसेस नॉलेज, ये जो है इंस्पायर करती है इनोवेशन को। जैसे कि अमेजोन वगैरह है, ये यूज करते हैं कस्टमर की परचेज डेटा का रिकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट को, जिससे कि उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी करती है अपॉर्चुनिटीज़ रेडिकल इनोवेशन के लिए और डिस्ट्रप्शंस के लिए। जैसे कि AI जो है, AI ने एनेबल करा इनोवेशन ऑटोनोमस व्हीकल्स में, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में और पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग में। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इनोवेशन क्या क्या है हमारे। एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इनोवेशन में आता है हमारा कस्टमर एंड यूजर। कस्टमर का फीडबैक, कंप्लेंट्स, सजेशन, ये जो है वैल्यूएबल सोर्स होते हैं इनोवेशन के। कस्टमर को कहाँ दिक्कत आ रही है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए इनोवेशन करना। कंपिटिटर्स, एनालाइज करना कॉम्पिटिटर्स को, उनकी सक्सेस कैसे मिल रही है, फेलियर किस बेसिस पे हुआ, इन सभी चीज़ को एनालाइज करना, इनके पर ध्यान रखना। सप्लायर एंड पार्टनर्स, कोलैबोरेट करना विद सप्लायर, जिससे कि लेड हो सके प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स और मटेरियल इनोवेशन। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सभी के बारे में ध्यान रखना, उनको न्यू सबसे पहले अडॉप्ट करना। जैसे कि टेस्ला ने उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करा था। अब आता है नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनोवेशन में मार्केट एंड एनवायरमेंटल चेंज। मतलब कि मार्केट और एनवायरमेंटल चेंज क्या है, ये भी हमारा सोर्स ऑफ इनोवेशन में आता है। मार्केट गैप क्या है? कस्टमर की जो नीड है और प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसके बीच में जो गैप है। कस्टमर को चाहिए बहुत अलग ही प्रोडक्ट और अवेलेबल है अलग प्रोडक्ट, तो ये गैप हुआ क्रिएट। उस गैप में अपना प्रोडक्ट हमें फिट करना है, मतलब कि वो चीज़ हमें लॉन्च कर देनी है। रेगुलेटरी चेंजेस, नए रेगुलेशंस हुए, नई पॉलिसीज हुई, तो उस टाइम भी जो है सोर्स ऑफ इनोवेशन होता है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन इंक्रीज हुआ क्योंकि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से है। इकोनॉमिक और सोशल शिफ्ट होना, चेंज होना कस्टमर के बिहेवियर में, इकोनॉमिक कंडीशन में और सोशल नॉर्म्स की वजह से। तो ये जो है कंडीशंस होती हैं अलग अलग। जैसे कि पहले मीटिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता था फिजिकल लोकेशन पे, अब जूम पे हो जाती है मीटिंग वगैरह। तो ये सभी मार्केट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस में आए सोर्स ऑफ इनोवेशन के। इनोवेशन एनवायरमेंट जो है रेफर्स होता है टू द इकोसिस्टम ऑफ कंडीशन, फैक्टर्स और रिसोर्सेज जो कि एनेबल कर देते हैं सस्टेन इनोवेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और सोसाइटी। ये शेप करते हैं कि किस तरीके से आइडिया जनरेट हो, डेवलप हो और इम्प्लीमेंट हो, इन्फ्लुएंस करे सक्सेस और फेलियर किसी भी इनोवेशन एफर्ट की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इनोवेशन एनवायरनमेंट के। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है? कल्चर जो है इनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन को, रिस्क टेकिंग को, कोलैबोरेशन और इम्पोर्टेंट होता है फॉस्टरिंग इनोवेशन के लिए भी। लीडरशिप विजन क्या है हमारा?
लीडरशिप कैसा है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है प्रायोरिटाइज कर देता है इनोवेशन को और क्लियरली कम्युनिकेट कर देता है कि वैल्यू एंश्योर अलाइनमेंट कमिटमेंट। साथ ही साथ रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट फंडिंग, मतलब पूरी फंडिंग होनी चाहिए, एक्सेस होना चाहिए जो R&D डिपार्टमेंट है उनके, कि एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज कर सकें, वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज़ हों, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। टैलेंट एंड स्किल भी होनी चाहिए एंड डाइवर्स वर्कशॉप फॉर एक्सपर्टाइज एंड क्रिटिकल एरिया सपोर्ट। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सभी जो है सपोर्ट होना चाहिए, क्रिटिकल एरिया सपोर्ट हो, एक्सपर्टाइज सपोर्ट हो, ये सभी चीज़। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एनकरेज करता है एक्सपेरिमेंटेशन वाइल एंश्योरिंग कंपाइलेंस। कोलैबोरेशन नेटवर्क, पार्टनरशिप जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में होती है, हो स्टार्टअप के साथ में और इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ में, जिससे कि इनोवेशन प्रोसेस जो है और ज़्यादा एनरिच हो और ज़्यादा अच्छा हो। मार्केट डायनामिक्स, कस्टमर डिमांड हो गई, कंपटीशन होता है, मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, ये क्रिएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस किसी भी इनोवेशन के लिए। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स, एक्सेस टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन एनहेंस कर देता है इनोवेशन के पोटेंशियल्स को। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि पॉपुलराइज्ड हुआ बाय इकोनॉमिस्ट जॉब्स के द्वारा। इन्होंने डिस्क्राइब करा कि किस तरीके से इनोवेशन जो है डिस्ट्रक्ट कर देता है एग्जिस्टिंग मार्केट को और इंडस्ट्रीज को, लीड करता है टू द रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडेटेड प्रोडक्ट, जो आउटडेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको रिप्लेसमेंट कर देता है, प्रोसेस को और बिजनेस मॉडल्स को, किसके साथ में? नए के साथ में। मोर एफिशिएंट वन, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी इसकी, इनोवेशन ड्रिवन चेंज, इनोवेशन क्रिएट कर देता है न्यू इंडस्ट्री को और सिग्निफिकेंट अल्टर एग्जिस्टिंग वन को, मतलब बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री क्रिएट हो जाती है, पुरानी चीज को नए के साथ में चेंज करना। एज न्यू इनोवेशन इमर्ज, ओल्डर टेक्नोलॉजी, जॉब, ओल्डर बिजनेस मॉडल, ये जो है ऑब्सोलेट हो जाते हैं एक तरीके से। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू रिन्यूअल, वाइल सम बिजनेस में डिक्लाइन, कुछ बिजनेस ने डिक्लाइन करना न्यू इनोवेशन को, तो उन्हें जो है दिक्कत हुई। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय फॉस्टरिंग मोर एफिशिएंट सिस्टम, जैसे कि आपका जो है कोल से एनर्जी होती थी पहले, तो इसने क्या हुआ? शिफ्ट फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये प्रमोट करता है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। डिस्ट्रिप्टिव बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनीज विद इनोवेटिव बिजनेस मॉडल, ये जो है ऑफ्टन चैलेंज होता है एंड रिप्लेस करना अपने ट्रेडिशनल प्लेयर्स को। तो ये थे हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस और रिस्क टेकिंग, साथ ही साथ मैनेजिंग ए बिजनेस वेंचर, मैनेज करना बिजनेस वेंचर को जिससे कि जनरेट कर सके प्रॉफिट, वाइल एड्रेसिंग मार्केट नीड्स, मार्केट की नीड को एड्रेस करते टाइम। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, रिस्क टेकिंग एंड मैनेजिंग ए बिजनेस वेंचर टू जनरेट प्रॉफिट वाइल एड्रेसिंग मार्केट नीड्स। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ड्राइव करते हैं इनोवेशन, क्रिएट करते हैं जॉब्स और कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसकी डेफिनेशन जॉस्प के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो है इज द एक्ट ऑफ इनोवेशन, ये एक्ट ऑफ इनोवेशन है। इसमें इन्वॉल्व होता है एंडोइंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स और न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो है एबिलिटी है क्रिएट करने की और इनोवेट करने की इन रेस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होता है इनोवेशन, डेवलप करना न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, सर्विस और प्रोसेस, डेवलप करना किसी भी तरीके का नया या इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। रिस्क टेकिंग, फेसिंग करना मार्केट की अनसर्टेनिटीज
किसी भी तरीके की मार्केट की इशू हैं उनको फेस करना। वाइल स्ट्रेविंग फॉर बिजनेस सक्सेस, जब आप बिजनेस की सक्सेस के लिए अपना काम कर रहे हो आपको जो है रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। प्रोएक्टिवनेस, आइडेंटिफाई करना एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन अपॉर्चुनिटीज़ पे जो है वर्क करना अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले। रिसोर्स मैनेजमेंट, इफ़िशिएंटली जो है यूटिलाइज करना कैपेसिटी, वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना। आपके पास जो कैपेसिटी है, वर्कफोर्स है और टेक्नोलॉजी है उसका इफेक्टिवली यूज करना। वैल्यू क्रिएशन, जनरेट करना इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ये होते हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से डालता है इफेक्ट? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फंडिंग, कैपिटल और फंडिंग की एबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केट डिमांड क्या है गुड्स और सर्विसेज की, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज क्या हैं। तो ये आया हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कल्चर, एटीट्यूड्स एंटरप्रेन्योरशिप के टुवार्ड्स, साथ ही साथ फैमिली और सोशल नेटवर्क सपोर्ट क्या है। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, रेगुलेशंस हो गए, ये भी इफेक्ट डालते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी होना, इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप क्या है, ये सभी चीज़। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोटेक्शन, साथ ही साथ इसमें आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। इसमें आता है हमारा एक्सेस टू मॉडर्न टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना वेरियस इंडस्ट्रीज़ का। पर्सनल फैक्टर में आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है और रिसाइलेंस क्या है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या है, ये भी जो है अफेक्ट डालती है एंटरप्रेन्योरशिप में। आपका क्या पैशन है, विजन है और मोटिवेशन है। तो ये थे सभी फैक्टर्स जो कि अफेक्ट डालते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? विजनरी थिंकिंग, एबिलिटी होना मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में जानने में और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने की कि फ्यूचर में क्या मार्केट के ट्रेंड्स रहेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी उनको फाइंड आउट करने की, पहले से ही उनको देखने की। रिसाइलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, ओवरकम चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज़, एबिलिटी होनी चाहिए अडेप्ट करने की, कंडीशन चेंज होते हुए उनकी, साथ ही साथ जो इशू आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के जो है एबिलिटी होनी चाहिए। पैशन एंड ड्राइव, कमिटमेंट होना चाहिए बिजनेस गोल के टुवर्ड्स। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल चॉइस अच्छे से करी जा सके। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस होनी चाहिए इन्वेस्ट इन अनसर्टेन अपॉर्चुनिटीज़। अब हम जानते हैं स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, मोटिवेट करना और लीड करना टीम को इफेक्टिवली। साथ ही साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए मैनेज करने की बिजनेस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को। कम्युनिकेशन और नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिल्ड करना रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, तो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है हेल्प करती है हैंडल करने में बिजनेस चैलेंजेस एफिशिएंटली। साथ ही साथ मार्केटिंग और सेल्स स्किल, ये प्रमोट करने में हेल्प करती है, प्रोडक्ट और अट्रैक्ट करने में कस्टमर को। अब हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन हम जानते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो है क्रिएट करता है खुद का बिजनेस और मैनेजर जो है ओवरसीज करता है और ऑपरेट करता है बिजनेस को।
एंटरप्रेन्योर का फोकस होता है इनोवेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पर, और मैनेजर का फोकस होता है ऑपरेशन एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन पर। एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क टेकिंग हाई होती है इनकी, और मैनेजर का जो है लिमिटेड होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स के? बिल्ड करना सस्टेनेबल और इनोवेटिव बिजनेस, और मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल और टारगेट, जो गोल और टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करे हुए हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, डेवलप करना न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस को। ये जो इस टाइप के इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जो है क्रिएट करते हैं नए प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल जो है इनोवेट करा। इनका खुद का iOS, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। और इनका जो है इन्होंने खुद नया प्रोडक्ट, नई सर्विस सेपरेट डेवलप करी। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, कॉपी एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल। जैसे कि कॉपी करना और इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को। बहुत सारे लोकल बिजनेस जो है अडॉप्ट करते हैं ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज को इस तरीके से। सोशल एंटरप्रेन्योर्स, फोकस होना सॉल्व करने पे सोशल इश्यूज को, जैसे सोशल इशू हैं उनको सॉल्व करने पे। मेंटेनिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूरल एंटरप्रेन्योर्स, ऑपरेट होना इन रूरल एरियाज में, यूटिलाइज करना लोकल रिसोर्सेज का, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्टार्टअप। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं, इसमें जो है बिजनेस ओन्ड और मैनेज करा जाता है वुमेन्स के द्वारा। और जैसे कि नायका की जो ऑनर है फाल्गुनी नायर, ये एग्जाम्पल है इनका। टेक्नोप्रेन्योर्स जो है, ये जो है न्यू टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेवरेज टेक्नोलॉजी इज द कोर ऑफ देयर बिजनेस। जैसे एलन मस्क, इन्होंने टेस्ला एंड स्पेस एक्स का जो है इनोवेशन करा, और इनका जो है इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होता है। सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, लॉन्च करना मल्टीपल बिजनेस और सेल करना देम वंस दे सक्सीड। जब वो सक्सीड हो जाएं उनको फिर सेल कर देना, ये होते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। हमने जाना है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या हैं। नंबर 1, आइडिया जनरेशन, आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्वायर करना कैपिटल, लेबर और मटेरियल को। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक्वायर कर लिया, अब आप करेंगे मैनेज अनसर्टेनिटीज और पोटेंशियल लॉसेस। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल चॉइस करना फॉर बिजनेस ग्रोथ। इनोवेशन, डेवलप करना नए प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेसेस को। साथ ही साथ लीडरशिप, मोटिवेट करना टीम्स को और ड्राइव करना बिजनेस विजन। जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अचीव करने के लिए टीम को मोटिवेट करना। मार्केटिंग एंड सेल्स, आइडेंटिफाई करना टारगेट मार्केट को और सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज को। साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, मैनेज करना कैश फ्लो को, इन्वेस्टमेंट को और प्रॉफिट को। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें आता है हमारे पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना वायबल बिजनेस आइडिया क्या है उसको। उसके बाद आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस, एक्सेस करना मार्केट का पोटेंशियल क्या है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। इसके बाद बिजनेस प्लानिंग, क्रिएट करना डिटेल्ड रोड मैप फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए डिटेल्ड रोड मैप क्रिएट करना। उसके बाद रिसोर्स एक्विजिशन करना, सिक्योर करना फंडिंग, टैलेंट और रॉ मटेरियल। जब आपने इतना सब कर लिया, इसके बाद आप करेंगे बिजनेस लॉन्च, स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस और एंटर द मार्केट। आप मार्केट में एंटर करेंगे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब आपका सेल अच्छी हो जाएगी तो आप स्केल अप करेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ में। सस्टेनिंग एंड इनोवेशन, अडेप्ट करेंगे मार्केट के ट्रेंड्स और कंपटीशन को। तो ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सोशल, रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑब्जेक्टिव होता है, सॉल्व करना होता है सोशल प्रॉब्लम्स को वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये हम जो है
पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट ये आपके टॉपिक में है इसलिए एक बार और कर लेते हैं। जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन वगैरह, मिड डे मील प्रोग्राम होते हैं फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है इनका ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलाइज करना लोकल रिसोर्सेज को, जिससे कि क्रिएट करा जा सके एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में। जैसे कि अमूल ये जो है डेयरी जो है एम्पावर करती है रूरल फार्मर्स को, वहाँ से दूध वगैरह लेते हैं और आगे जो है सप्लाई होता है इस तरीके से। अब हम जानते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एम्पावर करती है वुमेन्स को थ्रू बिजनेस ओनरशिप और लीडरशिप। चैलेंजेस होते हैं, कुछ लिमिटेड एक्सेस होता है टू फंडिंग, सोशल बाइसेस होते हैं, बट ये जो है इसके एग्जाम्पल जैसे कि नायका है कंपनी, फाल्गुनी नायर है इनकी ऑनर, तो ये जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वुमेन के द्वारा ही चलाया जाता है, इसको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की केस स्टडीज में आते हैं हमारे स्टीव जॉब्स। इन्होंने एप्पल को जो है ऑनर है एप्पल के, इन्होंने रिवोल्यूनाइज करा पर्सनल कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन और डिजिटल म्यूजिक को। एलन मस्क हैं जैसे इन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक वगैरह इनोवेट करे। इन्होंने इनोवेट करा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एआई। रतन टाटा जी ने जो है टाटा ग्रुप्स को जो है एक्सपेंड करा, क्रिएट करा टाटा ब्रांड को ग्लोबली। साथ ही साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी अफोर्डेबल कार टाटा नैनो। फाल्गुनी नायर ने नायका जो है बिल्ड करी कंपनी। अब हम जानते हैं कुछ कॉजेज फॉर एंटरप्रेन्योर फेल्स, किस वजह से एंटरप्रेन्योर जो है फेल्स होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं। लैक ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड की कमी होना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होना, पुअर कैश फ्लो और फंडिंग इशू होना, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज होना, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होना। आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपटीटर ज़्यादा पावरफुल है आपसे ज़्यादा। फेल होना अडेप्ट करने में, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे, मार्केट ट्रेंड्स को अडेप्ट करने में आप फेल हो गए। पुअर लीडरशिप, वीक डिसीजन मेकिंग होना और टीम मैनेजमेंट वीक होना। लीगल एंड रेगुलेटरी इशू, लीगल इशू होना, ये सभी जैसे कि बहुत सारे इशू होते हैं इस तरीके से। तो ये थे कॉजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर फेलियर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। हमने करा यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन। ओवरव्यू ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई होता क्या है? एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं। ये डिफाइंड होते हैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है टिपिकली जो है इनका जो है वेरी लो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लो होता है, इनको माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है। दे आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाई देयर एबिलिटी, ये जो है कैरेक्टराइज्ड होते हैं इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू ऑपरेट इन लोकल मार्केट विद मिनिमल कैपिटल। और इसके बाद आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस। रिक्वायर होती है स्लाइटली हायर इन्वेस्टमेंट, इसके लिए थोड़ी सी हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है एज कंपेयर टू माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टर्नओवर देन माइक्रो एंटरप्राइजेस। यूजुअली जो है ये मॉडेस्ट मार्केट प्रेजेंस होता है। ये जो है हमारे स्मॉल एंटरप्राइज जो है मीडियम एंटरप्राइज और माइक्रो एंटरप्राइज के बीच में आता है। मीडियम से छोटा होता है और माइक्रो से बड़ा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा मीडियम एंटरप्राइज। इनका जो है हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है और टर्नओवर होता है। ऑफ्टन प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन रीजनल और नेशनल मार्केट, ये साथ ही साथ प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल रीजनल और नेशनल मार्केट में भी। अब हम जानते हैं इम्पोर्टेंस क्या है एमएसएमई की। इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई क्या है? इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, एमएसएमई जो है कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली इंडिया की जीडीपी में। साथ ही साथ दे आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज बैकबोन, ये जो है बैकबोन की तरह भी रेफर्ड होती हैं ऑफ इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की एज ए बैकबोन है। कैसे? ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड प्रेजेंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर, क्योंकि इनकी प्रेजेंस है वाइड स्प्रेड हर एक सेक्टर में, इस वजह से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये प्रोवाइड कराती है जॉब्स लार्ज सेगमेंट्स को ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें इंक्लूड होता है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज।
जहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू देयर स्केल एंड एगिलिटी MSME often at the forefront of innovation, adapting quickly to market changes and consumer demand. इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसमें। तो हमने जाना इम्पोर्टेंस ऑफ MSME के बारे में, इसके ये इम्पोर्टेंस थे। अब चैलेंजेस क्या क्या है MSME के, ये भी हम जान लेते हैं। एक्सेस टू फाइनेंस, डेस्पाइट गवर्नमेंट सपोर्ट, काफ़ी MSME जो है अभी तक फेस कर रही हैं चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग अफोर्डेबल क्रेडिट। ये जो है एक्सेसिबल फाइनेंस जो है इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेड करना टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट करना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ में, ये जो है सिग्निफिकेंटली जो है हार्डर होता है, मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी भी जो है कॉस्ट होती है एक तरीके से अलग। रेगुलेटरी कंपाइलेंस, ऑल थ्रू पॉलिसीज एंड डिजाइंड टू एस कंपाइलेंस नेविगेटिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस कैन समटाइम चैलेंजिंग फॉर स्मॉलर एंटरप्राइज। अलग अलग रेगुलेशन, अलग अलग डिफरेंट एरिया के डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करना जो है ये चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम जानते हैं रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सपोर्टिंग SMEs। क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जैसे कि फिजिकल एंड टैक्स इंसेंटिव, टैक्स कंसेशन। गवर्नमेंट जो है ऑफर करती है रिड्यूस्ड टैक्स रेट, एजम्पशन और रीबेट्स फॉर क्वालिफाइंग एंटरप्राइजेस। जो क्वालिफाइंग एंटरप्राइजेस है उनके लिए रिड्यूस करा जाता है टैक्स रेट, एजम्पशंस होते हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स रेट होते हैं स्टार्टअप के लिए, एग्जेम्पशन होते हैं कैपिटल गेन पे, और ड्यूटी ड्रॉबैक होता है ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। साथ ही साथ सब्सिडीज एंड ग्रांट्स होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है इन प्रोवाइडेड फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए। अब हम जानते हैं इसी में आगे मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया है हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव है सिंप्लीफाई करना स्टार्टअप प्रोसेस को, रिड्यूस करके रेगुलेशन के बैरियर्स, ऑफर करके टैक्स बेनिफिट्स और प्रोवाइड करके फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स हैं, ये जो है इंक्लूड करती है इजियर कंपाइलेंस, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक हो सके पेटेंट एग्जामिनेशन, और डेडिकेटेड फंड होता है इसका सपोर्ट करने के लिए इनोवेशन को। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का फोकस है एम्पावर करने पे वुमेन्स और SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोवाइड करके बैंक लोन और एनकरेज करके एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज अमंग मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स में। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, पार्टनर्स विद बैंक टू फैसिलिटेट, ये जो है पार्टनर करते हैं बैंक के साथ में जिससे लोन दिया जा सके। मेजर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, मेक इन इंडिया, एम है इसका प्रमोट करना मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट, जिससे कि इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो और डिपेंडेंसी कम हो इम्पोर्ट की, इसलिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का ये एम है। स्ट्रेटजीज है एनहेंस करना इंफ्रास्ट्रक्चर और एस रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि FDI आए, इसलिए मेक इन इंडिया का ये मोटिव है। सपोर्ट करता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एम्फेसाइज करता है इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ एनकरेज करता है कोलैबोरेशन किसके बीच में, इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में। इंसेंटिव्स ऑफर करे जाते हैं, ग्रांट्स, टैक्स क्रेडिट फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ग्रांट्स और टैक्स क्रेडिट जो है ऑफर करे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमाइज पॉलिसीज में काफ़ी सारे स्टेट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है खुद की पॉलिसी, जिससे कि लोकल इकोनॉमिक लैंडस्केप जो है और ज़्यादा अच्छे से हो सके। इंसेंटिव होते हैं फॉर
एस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। लोकलाइज्ड फंडिंग होती है, फंडिंग स्कीम्स होती हैं जिससे कि उनको हेल्प मिले। साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करे जाते हैं स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, स्टेट जो है इन्वेस्ट करता है क्रिएट करने में इंडस्ट्रियल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल पार्क, और जिससे कि जो है फॉस्टर हो सके साइनर्जी अमंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, हेल्प मिले एस ऑफ डूइंग बिजनेस। स्टेट जो है इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं रिड्यूस करने पे ब्यूरोक्रेटिक हंडर्स, मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करने पे फोकस है स्टेट्स का। ऑफर करते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस हो और स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस सेटअप करने का किसी भी बिजनेस को। पहले क्या था, बहुत सारे परमिशन लेने होते थे, प्रोसेस काफ़ी लंबा था। उन सभी चीज़ को जो है स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने आप से जो है उनको रिड्यूस कर रही है प्रोसेस को, जिससे कि आसानी से जो है न्यू स्टार्टअप वगैरह करा जा सके। सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जिसको EOU कहा जाता है, रिसीव करता है वेरियस इंसेंटिव जैसे कि ड्यूटी एजेंशन इंपोर्ट यूनिट पर, टैक्स रिबेट्स होना और रिड्यूस होना कस्टमर ड्यूटीज। साथ ही साथ स्पेशल स्कीम होती है अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड जिसको EPCG स्कीम कहा जाता है। इंसेंटिव होता है फॉर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी प्रोग्राम जैसे कि जीरो डिफेक्ट वाला। इंसेंटिव होता है कंपनीज टू अडॉप्ट क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीरो डिफेक्ट वाला जो है, ये जो है कंपनीज अडॉप्ट करती हैं क्वालिटी अच्छी हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग हो। ये जो प्रोग्राम है इसको इस कैटेगरी में इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव होते हैं। इसका फोकस होता है मिनिमाइज करने पे वेस्ट, इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस एफिशिएंसी और रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट, साथ ही साथ बनाने के लिए SME और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनली। ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि डायरेक्ट ग्रांट्स दिए जाते हैं। कुछ स्कीम होती हैं जिनमें प्रोवाइड करा जाता है डायरेक्ट कैपिटल ग्रांट्स अपग्रेड करने के लिए, मशीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए। रिसर्च और डेवलपमेंट ग्रांट्स होते हैं। ये जो ग्रांट्स होते हैं ये अवेलेबल होते हैं SMEs के लिए, इन्वेस्ट करती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने पे, इनोवेशन के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज होती हैं, सपोर्ट करती हैं सेटअप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और डेजिग्नेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज विद बेटर लॉजिस्टिक और यूटिलिटीज़, जिससे कि अच्छे से अच्छे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह डिजाइन करी जा सके। डिजिटल एंड क्वालिटी इनिशिएटिव्स, जैसे कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, इसको GEM कहा जाता है। इसका पर्पस है, प्लेटफॉर्म है, डिजाइन करा गया है फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट, जिससे कि एनेबल होता है SME टू बिड फॉर टेंडर, जैसे कि SME जो है बिड कर सके टेंडर्स के लिए। इसका बेनिफिट होता है, प्रोवाइड कराता है इंक्रीज मार्केट एक्सेस स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, साथ ही साथ बाईपास कर देता है ट्रेडिशनल मिडलमैन को। जीरो डिफेक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये जो प्रोग्राम है ये सर्टिफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। क्वालिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफिकेशन होता है। इसका इम्पैक्ट होता है, ये एनहेंस करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, साथ ही साथ बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनली। लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस स्कीम, ये क्या होता है, अडॉप्शन होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, हेल्प होती है SMEs की अडॉप्ट करने में लीन मैथोलॉजीज को, जिससे कि मिनिमाइज हो सके वेस्ट और इम्प्रूव हो सके प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इंक्लूड होता है इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंसल्टेंसी सपोर्ट, जिससे कि इंटीग्रेट हो सके लीन प्रैक्टिसेस इन ऑपरेशन। एंटरप्रेन्योर फाइनेंस जो है क्रिटिकल है लॉन्च करने के लिए, स्केल करने के लिए बिजनेसेस को, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेस एंड मेथड इज क्रूशियल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये जो है
एंटरप्रेन्योर्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेस क्या क्या हैं, मेथड क्या हैं, ये सभी चीज़। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इनिशियल कैपिटल असेसमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है, इसमें इंक्लूड होता है एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट के लिए क्या एक्सपेंस रहेंगे, टेक्नोलॉजी के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए, लीगल फीस क्या होगी और इनिशियल मार्केटिंग फीस, ये स्टार्टअप कॉस्ट होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये फंड होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि सैलरी हो गई, यूटिलिटीज हो गई और इन्वेंट्री, ये वर्किंग कैपिटल में आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, बिजनेस प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो कि आउटलाइन करता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस और कैश फ्लो मैनेजमेंट को। बजटिंग होती है, डिटेल्ड बजटिंग होती है जिससे कि हेल्प मिलती है आइडेंटिफाई करने में कैश फ्लो गैप, कहाँ पे गैप है, और प्लान करने में के लिए फंडिंग राउंड्स। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या क्या हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल सोर्सेस में आता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन और एडवांसेस। कन्वेंशनल लोन होते हैं, टर्म लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होते हैं। ये अवेलेबल हैं अंडर वेरियस स्कीम, अलग अलग स्कीम के बेसिस पे अवेलेबल हैं। ऑफ्टन चाहे वो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट हो, कोलेट्रल फीस फ्री लोन। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होते हैं, सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, कुछ जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, ये ऑफर करते हैं लोन के बिना किसी भी रिक्वायरमेंट के ऑफ कोलेट्रल, मेकिंग फाइनेंशियल एक्सेसिबल फॉर स्टार्टअप एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या होते हैं, बूट स्ट्रैपिंग, ये जो है सेल्फ फाइनेंसिंग होता है। एंटरप्रेन्योर जो है इनिशियली जो है रिलाई करता है पर्सनल सेविंग पे, री इन्वेस्टेड प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट आया उसे दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया अपने ही काम में, इस तरीके से। फंड होना अपने दोस्तों फैमिली से लेना, इन सभी चीज़ पे। इसका एडवांटेज होता है मेंटेन करता है कंप्लीट कंट्रोल बिजनेस के ऊपर, साथ ही साथ बट ये जो है लिमिट कर देता है ग्रोथ अगर पर्सनल फंड जो है इनसफिशिएंट है। जब क्राउड फंडिंग होती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा होती है, राइज करा जाता है फंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल से, स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं थ्रू प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा। कम्युनिटी सपोर्ट होता है, ऑफर करा जाता है मार्केट वैलिडेशन अमंग विद फाइनेंशियल सपोर्ट। अब हम जानते हैं नेक्स्ट इक्विटी बेस्ड फंडिंग होती है, एंजल इन्वेस्टिंग वगैरह, अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग होती है, वेल्थ इंडिविजुअल होती है, प्रोवाइड कराती है कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी एंड कन्वर्टिबल डेट। वेंचर कैपिटल होता है जिसको वीसी कहा जाता है। ग्रोथ फंडिंग होती है, वीसी फर्म जो है इन्वेस्ट करती हैं स्टार्टअप में विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टेक। साथ ही साथ नेटवर्क एंड एक्सपर्टाइज, वीसी जो है नॉट ओनली प्रोवाइड, ये सिर्फ प्रोवाइड नहीं करती कैपिटल बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस मिलती है, इंडस्ट्री कनेक्शन होता है और मार्केट एक्सपर्टाइज होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको आईपीओ कहा जाता है, पब्लिक लिस्टिंग होती है। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है पब्लिक होती हैं, कैसे, बाई इशू शेयर, ये शेयर इशू करती हैं ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्केल एंड विजिबिलिटी, आईपीओ जो है प्रोवाइड करती है एक्सेस टू ए ब्रॉडर कैपिटल मार्केट, एनहेंस करती है क्रेडिबिलिटी और ऑफर लिक्विडिटी टू अर्ली इन्वेस्टर्स। रोल ऑफ एजेंसीज असिस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या रोल्स होते हैं अलग अलग एजेंसीज के सपोर्ट करने में एंटरप्रेन्योरशिप को। वेरियस एजेंसीज हैं, वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल नरिश करने में, हेल्प करने में एंटरप्रेन्योरशिप का, प्रोवाइड करके सर्विस, फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग। जैसे कि आता है डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये जो है लोकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये जो सेंटर होते हैं प्रोवाइड कराते हैं लोकलाइज सपोर्ट टू एमएसएमई। इंक्लूड होता है इसमें गाइडेंस, गवर्नमेंट स्कीम की, मार्केट एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप, जिससे कि एनहेंस हो मैनेजरियल और टेक्निकल स्किल। इसके बाद आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रमोट करती हैं और प्रमोशन एंड डेवलपमेंट, फोकस होता है प्रमोट करने पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ऑफर करके इनिशिएटिव्स जैसे कि लो इंटरेस्ट लोन, सब्सिडी और टेक्निकल असिस्टेंस।
साथ ही साथ क्लस्टर डेवलपमेंट फैसिलिटेट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री क्लस्टर में, जिससे कि प्रमोट होता है शेयर्ड रिसोर्स और कलेक्टिव ग्रोथ। रिसोर्स प्रोवाइड कराई जाती है, लो रेट पे इंटरेस्ट लोन दिया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं एंटरप्रेन्योर्स को, और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट आती है हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन NSIC। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है हमारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कराता है रेंज ऑफ सर्विसेज, इंक्लूड होता है इसमें रॉ मटेरियल फैसिलिटेशन, मार्केट असिस्टेंस, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। साथ ही साथ आउटरीच प्रोग्राम वर्क करता है एनहेंस करने पे मार्केट एक्सेस और कम्पिटिटिव, कैसे? थ्रू पार्टनरशिप के थ्रू विद लार्जर एंटरप्राइज, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज से पार्टनरशिप के थ्रू, और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। नेक्स्ट आता है NISBUD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, स्किल एनहेंसमेंट ऑफर करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्कशॉप, जिससे कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर हैं उनकी जो है नॉलेज इंप्रूव हो, उनको एनहेंस हो उनकी स्किल। रिसर्च एंड एडवाइजरी कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उन पर जो है रिसर्च कंडक्ट करता है इन स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है एडवाइजरी सर्विस टू एंटरप्रेन्योर्स। EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फोकस होता है इसका फोस्टर करने पे एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर, मेंटरशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग मॉडल्स। पॉलिसी एडवोकेसी प्रोवाइड करते हैं ये इंसाइट्स और रिकमेंडेशन, किस में? पॉलिसी मेकर्स में, टू पॉलिसी मेकर्स बेस्ड होते हैं रिसर्च और फील्ड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग बाय DPIIT असेसमेंट क्राइटेरिया, इसकी जो रैंकिंग होती है इवेल्यूएट करती है स्टेट बेस्ड होती है फैक्टर्स जैसे कि एस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और फंडिंग सपोर्ट क्या है, ओवरऑल स्टार्टअप इको सिस्टम और परफॉर्मेंस क्या क्या है। कंपिटिटिव स्पिरिट एनकरेज करती है स्टेट को इम्प्रूव करने में, एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट बाय बेंचमार्किंग अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग रीजन्स। स्टेट इनोवेशन रैंकिंग जो है जैसे बाय नीति आयोग, इनोवेशन मैट्रिक्स एवेल्यूएट करती है स्टेट्स को इनोवेशन पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, पेटेंट फाइल कितने गए, स्टार्टअप डेंसिटी क्या है, और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इसके बेसिस पे जो है इनकी रैंकिंग करी जाती है। पॉलिसी इम्पैक्ट हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में बेस्ट प्रैक्टिसेस और ड्राइव करता है कंपटीशन अमंग स्टेट, जिससे कि अडेप्ट हो इनोवेटिव पॉलिसीज और रिफॉर्म हो सके। तो ये था हमारा यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन। फ्रेंड्स, यूनिट 4 है हमारे, इसमें नंबर 1 टॉपिक है हमारा आइडिया टू अपॉर्चुनिटी। क्या होता है आइडिया जनरेशन, क्या होता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम डेली लाइफ में, सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस होता है सोर्सेस ऑफ इनोवेशन में, बिजनेस आइडियाज़ में। नेक्स्ट होता है मार्केट गैप एंड नीड, ऑब्जर्व करना अनमीट कस्टमर नीड्स को, क्या कस्टमर की नीड्स है जो कि मीट नहीं हो रही हैं, मतलब वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, उन चीज़ को ऑब्जर्व करना और उन चीज़ को फुलफिल करने के लिए अपना काम करना। इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग मार्केट, कीपिंग ट्रैक ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स, नए क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी है, इन सभी के बारे में ध्यान रखना। कस्टमर फीडबैक और पेन पॉइंट, मतलब समझना कि क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की और क्या इस तरीके का हमें फीडबैक आ रहा है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी, इनोवेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और मिस्टेक, इनोवेशन होना मिस्टेक से या एक्सपेरिमेंट से, तो ये आती है एक्सीडेंटल डिस्कवरी में। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये होते हैं हमारे सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। अब हम जानते हैं मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन क्या होता है। मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग,
ग्रुप डिस्कशन होना किसी भी आइडिया के लिए फॉर आइडिया जनरेशन, मतलब कि हमें आइडिया जनरेट करने हैं कि हमें भाई इस तरीके का प्रोजेक्ट करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वो 5-6 जने जो है बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है। नेक्स्ट होती है टेक्निक इसमें माइंड मैपिंग, विजुलाइज करना कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज़। इसमें जो है विजुलाइज करे जाते हैं कनेक्शन किन के बीच में, आइडियाज़ के बीच में। नेक्स्ट होती है हमारी मेथड SWOT एनालिसिस, एनालाइज करा जाता है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या है। मतलब कि क्या चीज़ स्ट्रेंथ रहेगी, क्या हमारी वीकनेस है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और क्या किन चीज़ों से हमें जो है बचना है, क्या थ्रेट्स हैं। तो ये होती है SWOT एनालिसिस। ये भी मेथड्स ऑफ आइडिया जनरेशन में आता है। स्कैम्पल टेक्निक, सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडॉप्ट और मॉडिफाई, पुट टू अनदर यूज, एलिमिनेट करते हैं, रिवर्स। नेक्स्ट होती है लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग क्रिएटिवली और अनकन्वेंशनली। और डिजाइन थिंकिंग होती है ह्यूमन सेंटर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ये सभी मेथड्स होते हैं आइडिया जनरेशन की। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स इनोवेशन वर्सेस इमिटेटिव आइडिया क्या होते हैं। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन जो है न्यू और यूनिक आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, AI बेस्ड सर्विसेज हो गई। और इमिटेटिव क्या है, मॉडिफाई करना और इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग आइडिया को, जैसे कि बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन वगैरह हो गए। मतलब स्मार्टफोन तो आ गया पर उसमें बजट फ्रेंडली होना या और चीज़ उसी में चेंज होना, तो वो हमारा आ गया इमिटेशंस में, लिमिटेशंस में। प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड आइडियाज़ क्या क्या हैं। प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया क्या होते हैं, ये टेंजिबल गुड्स होते हैं, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हो गए। और सर्विस बेस्ड आइडिया होते हैं सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज। मार्केट ड्रिवन और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आइडियाज़ क्या क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। मार्केट ड्रिवन जो है एड्रेस करते हैं कंज्यूमर की डिमांड को, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वगैरह हो गए, ये सभी चीज़। और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होता है इनोवेशन लीड सॉल्यूशन, जैसे कि ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। तो ये हमने जाना इनोवेशन वर्सेस इमिटेटिव आइडिया, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड आइडिया और मार्केट ड्रिवन बेस्ड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन आइडिया। अब हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम आइडिया टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले होता है हमारा आइडिया फॉर्मुलेशन, कंसेप्चुलाइज करा जाता है पोटेंशियल सॉल्यूशंस, उसके बाद एवेल्युएट करा जाता है और रिफाइन करा जाता है, फिल्टर करे जाते हैं आइडियाज़ जो कि बेस्ड होते हैं फिजिबिलिटी, मार्केट वैलिडेशन करा जाता है, कंडक्ट करा जाता है सर्वे और रिसर्च, जिससे कि हमें पता पड़े कि किस तरीके का हमारा जो है डिमांड है और क्या सही रहेगा। बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर करा जाता है, रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस, प्रोटोटाइप और टेस्टिंग करी जाती है, क्रिएट करा जाता है मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP, लॉन्च करा जाता है और स्केलिंग करा जाता है, एंटर करा जाता है मार्केट में और ग्रो करा जाता है बिजनेस। सबसे पहले आइडिया फॉर्मुलेशन हुआ, उसके बाद में हमने एवेल्युएट और रिफाइनमेंट करा, मार्केट वैलिडेशन करा, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट करा, स्ट्रक्चर करा कि किस तरीके का क्या होगा हमारा काम, प्रोटोटाइप करा हमने, उसको टेस्ट करा और उसके बाद लॉन्च करा। लॉन्च के बाद हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी रही तो उसका स्केल अप करा, मतलब कि और ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ाया और ज़्यादा जगह पहुंचाया। ये होता है प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम आइडिया टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब हम जानते हैं न्यू वेंचर प्रोसेस एंड चैलेंजेस। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर क्या होता है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, फाइंड करना गैप इन द मार्केट। मतलब गैप का मतलब कि जो डिमांड है और वो चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उस चीज़ को गैप कहा जाता है। वो चीज़ फाइंड आउट करना, उसके बाद मार्केट रिसर्च और फिजिबिलिटी स्टडी करना, एक्सेस करना डिमांड, कंपटीशन और कॉस्ट, इन सभी के बारे में जानकारी लेना। बिजनेस प्लानिंग, क्रिएट करना स्ट्रक्चर्ड प्लान, मार्केट, फाइनेंस और ऑपरेशंस, इन सभी का। फंड करना और इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योरिंग करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उसके बाद में प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉन्च। मार्केटिंग होना, जब हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और लॉन्च कर लिया उसके बाद उसका मार्केटिंग और सेल्स होता, उससे जो है अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर हमारे।
उसके बाद होगा हमारा स्केलिंग और सस्टेनेबिलिटी, एक्सपेंड करना बिजनेस को ओवर टाइम। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग न्यू वेंचर। इसमें होते हैं हमारे आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी, मार्केट रिसर्च करना, बिजनेस प्लानिंग करना, फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड लॉन्च, मार्केट एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स और स्केलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन न्यू वेंचर। क्या क्या होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं हमें बताने हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड होना या कंपटीशन होना, ये चैलेंजेस में आता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होना, मतलब लैक ऑफ फंडिंग होना या कैश फ्लो इशू होना। नेक्स्ट इशू आता है हमारा ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, मैनेजिंग प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक में इशू आना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, लीगल और टैक्सेशन रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैरियर होना, अडेप्ट करना न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, और सस्टेनिंग ग्रोथ, कीप अप विद इंडस्ट्री चेंजेस एंड स्केलेबिलिटी। ये सभी चैलेंजेस होते हैं इन न्यू वेंचर। मतलब कि मार्केट की अनसर्टेनिटी होना, अनसर्टेनिटी में क्या हो गया, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड होना या कंपटीशन होना। फाइनेंशियल मतलब फंड की कमी होना। ऑपरेशनल डिफिकल्टीज पे क्या हो गया हमारा, लॉजिस्टिक इशू हो गया या प्रोडक्शन इशू हो गया इसमें। लीगल इशू होना, टेक्नोलॉजी का वजह से इशू होना या इंडस्ट्री की चेंजेस जो हो रहे हैं उनकी वजह से इशू होना है। तो ये सभी चैलेंजेस होते हैं न्यू वेंचर के। अब हम जान लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा, इसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड। अब इसमें से अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें से क्वेश्चन आया हमारा जैसे, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के क्या मेन सोर्सेस हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मार्केट गैप, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कस्टमर फीडबैक, एक्सीडेंटल डिस्कवरी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट आर द सम मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, माइंड मैपिंग होता है, SWOT एनालिसिस, स्कैम्पल, लेटरल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बना हमारा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया के क्या क्या क्लासिफिकेशन है। इनोवेशन वर्सेस इमिटेशंस, प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड, मार्केट ड्रिवन वर्सेस टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, की स्टेप्स इन ट्रांसफॉर्मिंग एन आइडिया टू ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या होता होगा आंसर हमारा, आइडिया फॉर्मुलेशन होगा, उसके बाद इवेल्यूशन होगा, मार्केट वैलिडेशन होगा, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट होगा, प्रोटोटाइपिंग, और उसके बाद लॉन्च करा जाएगा और स्केल करा जाएगा प्रोडक्ट। तो ये हम 4 क्वेश्चंस बने अभी तक हमने जो पढ़ा इनमें से। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। आइडिया कंसेप्चुलाइजेशन, आइडेंटिफाई करना बिजनेस आइडिया को। नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें मार्केट रिसर्च और फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सेसिंग डिमांड करना, कंपटीशन और विजिबिलिटी, मार्केट की रिसर्च करना और उसके बारे में सभी चीज़ जाननी। इसके बाद बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट करा जाता है, स्ट्रक्चर करा जाता है ऑपरेशन और रेवेन्यू जनरेशन, किस तरीके से क्या ऑपरेशन रहेगा और किस तरीके से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, क्रिएट करा जाता है स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। इसके बाद सिक्योर करी जाती है फंडिंग और रिसोर्सेज, अट्रैक्ट करा जाता है इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज को। उसके बाद इम्प्लीमेंट करा जाता है और एग्जीक्यूट करा जाता है, लॉन्च करा जाता है बिजनेस को, मॉनिटर करा जाता है और स्केल करा जाता है। जो ग्रोथ है हमें कैसी मिल रही है उसके बेसिस पर स्केल अप करा जाता है बिजनेस को। तो ये होता है हमारा बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या क्या है हमारा। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान में आता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी, बिजनेस ओवरव्यू, मिशन और विजन। मार्केट प्लान होता है हमारा, इसमें आते हैं टारगेट मार्केट, कंपटीशन एनालिसिस और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल प्लान्स पे क्या आता है हमारा, बजट, फंडिंग रिक्वायरमेंट और रेवेन्यू प्रोजेक्शन। ऑपरेशनल प्लान में आता है बिजनेस स्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और डे टू डे एक्टिविटीज़। ऑपरेशनल प्लान में आती हैं सभी चीज़ें। फिजिबिलिटी एनालिसिस पे क्या क्या आता है हमारा, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट। ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट प्लान किस तरीके से करा जाता है, इसका क्या क्या स्टेप्स हैं। नंबर 1 आता है डिफाइनिंग बजट, बिजनेस गोल।
इसमें जो है सबसे पहले डिफाइन करा जाता है बिजनेस गोल क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल क्या है हमारा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सभी चीज़। नेक्स्ट स्टेप होता है मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च। इसमें जो है आइडेंटिफाई करा जाता है टारगेट ऑडियंस और डिमांड को। नेक्स्ट स्टेप में होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। रेवेन्यू फोरकास्ट करा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस को एनालाइज करा जाता है क्या हो किस तरीके से रहेगा। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। इसमें जो है सप्लाई चेन होता है, प्रोडक्शन और वर्कफोर्स प्लानिंग होता है, ये सभी चीज़ इंक्लूड रहती है हमारी। नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारा रिस्क असेसमेंट एंड कंटीजेंसी प्लान। आइडेंटिफाई करा जाता है चैलेंजेस क्या होंगे हमारे और उनसे निपटने के लिए हमारी क्या बैकअप स्ट्रेटजीज रहेंगी। अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस प्लान। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आइडियल बिजनेस प्लान के, अब हम इनको जान लेते हैं। सबसे पहले मार्केट प्लान। मार्केट प्लान होता है, इसमें आता है हमारा इंडस्ट्री ओवरव्यू, टारगेट मार्केट और कस्टमर सेगमेंट क्या क्या है हमारा, कंपटीशन एनालिसिस, मार्केटिंग और प्रमोशन स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी हमारी, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये आते हैं मार्केट प्लान में। नेक्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल प्लान। इसमें रहता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या है हमारे, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या रहेगा, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट, ये आते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लान में। एंड थर्ड होता है हमारा इसमें नेक्स्ट ऑपरेशनल प्लान। इसमें रहता है हमारा बिजनेस लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस की क्या लोकेशन है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्शन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वर्कफोर्स और एचआर पॉलिसीज क्या क्या हैं, और डेली ऑपरेशनल्स और लॉजिस्टिक क्या क्या रहेगा। तो ये सभी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं आइडियल बिजनेस प्लान के, मार्केट प्लान के, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। अब हम जानते हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस एस्पेक्ट एंड मेथड। इसमें आता है हमारा ए इकोनॉमिक एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एवेल्यूएट करना, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी क्या रहेगा और इंडस्ट्री ग्रोथ क्या सी रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, इन चीज़ को एनालाइज करना। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, फंडिंग सोर्सेज क्या है हमारी, रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रोजेक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट, ये आता है हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में। थर्ड है मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी में आता है हमारा मार्केट डिमांड क्या है, कस्टमर के ट्रेंड क्या है, वो क्या पसंद करते हैं कस्टमर हमारे, कंपटीशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके का कंपटीशन और क्या प्राइस है, मार्केट एंट्री बैरियर्स क्या हैं, ये सभी चीज़। फोर्थ होता है टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इनोवेशन और स्केलेबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट और अडॉप्शन चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये आते हैं हमारे फिजिबिलिटी एनालिसिस में। बिजनेस मॉडल एंड वेंचर लॉन्च, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे, ये क्या होता है बिजनेस मॉडल सिलेक्शन। सबसे पहले बिजनेस मॉडल का सिलेक्शन होता है कि आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, B2B, B2C और D2C, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा या फ्रीमियम या ETC, आपका किस तरीके का मॉडल होगा इसको सेलेक्ट करा जाता है। इसके बाद MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डेवलप करा जाता है और टेस्ट करा जाता है मार्केट के रेस्पॉन्स को। इसके बाद फंडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी अलग अलग, जैसे कि बूट स्ट्रैपिंग, वेंचर कैपिटल, बैंक लोन या क्राउड फंडिंग, आप किस तरीके से फंड इकट्ठा करेंगे। मार्केटिंग ब्रांडिंग किस तरीके से होगी, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, बिल्ड करना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन सेटअप, इंश्योर करना स्मूथ बिजनेस प्रोसेस, आपका जो बिजनेस प्रोसेस है वो स्मूथ होना चाहिए, किसी भी तरीके की जो है उसमें बार बार इशू नहीं आने चाहिए। इसके लिए जो है आप अपना ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन सेटअप जो है अच्छे से करेंगे कि इंश्योर हो कि आपका जो सेटअप है वो स्मूथली वर्क करे। लीगल एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स और लाइसेंसेस, इनकी ज़रूरत होती है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी।
मार्केट एक्सपेंशन, एंट्री करना नए मार्केट में और डाइवर्सिफाई करना प्रोडक्ट और सर्विसेज को। इसके बाद कस्टमर्स रिटेंशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप से जो है और अच्छी सर्विस से जो है हमारी जो है ब्रांड की अच्छी इमेज क्रिएट होती है और हमारे पक्के कस्टमर बन जाते हैं, मतलब लॉयल कस्टमर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा प्रॉफिट आए उसको री इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में ही, जिससे कि हमें जो है अलग से फंड इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े, अपना प्रॉफिट ही उसमें इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि हम एक्सपेंड कर सकें अपने बिजनेस को। इनोवेशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज, हमेशा जो है इंडस्ट्री में आगे रहें, इनोवेशन करते रहें, जिससे कि आपको उसका एडवांटेज मिलता रहे। सस्टेनेबिलिटी एंड CSR इनिशिएटिव, एनवायरमेंटली और सोशली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब हमने जो अभी तक पढ़ा यूनिट 4 में, इसका एक फ्लैश कार्ड और आपके लिए क्रिएट करा हमने। इसमें आता है क्वेश्चन सबसे पहले, व्हाट आर द स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स होते हैं बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस के। आइडिया कंसेप्चुलाइजेशन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, प्लान प्रिपरेशन करना, फंडिंग करना, इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना, साथ ही साथ स्केल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेजर एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान क्या क्या हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ऑपरेशनल प्लान और फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये हमारे मेजर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल बिजनेस प्लान कौन कौन से होते हैं। मार्केट प्लान होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है और ऑपरेशनल प्लान होता है। मेन कंपोनेंट, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस, कौन से 4 मेन टाइप्स हैं। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मार्केट और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। की फैक्टर्स कौन से हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, मार्केट एक्सपेंशन, कस्टमर रिटेंशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। ये हमारा क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड था यूनिट 4 का। तो फ्रेंड्स, हमने करा यूनिट 4 का कंप्लीट रिवीजन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो करें।